हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है पॉलिटी करंट अफेयर हॉट टॉपिक्स। जितने भी करंट अफेयर के पॉलिटी के टॉपिक्स रहे हैं न्यूज़ में पिछले 1 या 1.5 साल में वो हम करेंगे एक एक करके। आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट द वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस बारे में हम देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है वो भी देखेंगे। ये टॉपिक है क्या और न्यूज़ में क्यों था बहुत टाइम तक और हमेशा रहा है, तो इसके बारे में हम इन डिटेल जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो दिस टॉपिक इज़ अबाउट द वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसका जो चेयरमैन होता है उसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बोला है कि टू लिमिट द सीट्स फ्रॉम विच ए कैंडिडेट कैन कंटेस्ट टू जस्ट वन। कि जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बताया है कि आप क्या करो, आप लिमिट करो सीट्स को। किन सीट्स को लिमिट करना है? जब भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हर एक कैंडिडेट जो है, ऑब्वियसली यूजुअली कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, जो बंदे इलेक्शन लड़ते हैं वो इलेक्शन के लिए उठते हैं किसी सीट से, ठीक, किसी भी सीट से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठते हैं जहाँ पे भी उनको पार्टी की टिकट मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा सीट्स के लिए उठता है, ठीक है, 2 सीट्स के लिए उठता है, ठीक है। तो इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफ इंडिया जो है उसने लॉ मिनिस्ट्री को बोला है कि इसको लिमिट करो। कि यूजुअली आपने देखा और रिसेंटली आपने देखा ये भी होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी 2 सीट से इलेक्शन लड़ी थी, तो उन्होंने दोनों जीती। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बहुत टाइम उन्होंने भी 2-2 सीट से लड़ा है इलेक्शन। तो कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन एक कैंडिडेट एक होता है लेकिन वो 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ता है, ठीक है। तो वही मुद्दा है, जब वो जीतता है, अगर वो दोनों जीतता है, लेकिन वो जब पार्लियामेंट में, मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा है, जब पार्लियामेंट में उनकी सीट होती है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। अब जब उन्होंने 2 सीट्स जीती तो एक ही वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब दूसरी सीट के लिए क्या होता है, उनको फिर बाय इलेक्शन कराना पड़ता है, दूसरी सीट के लिए फिर से इलेक्शन कराना पड़ता है। हालांकि जब उनका पहला इलेक्शन होता है उसमें बराबर खर्चा हुआ होता है और जब फिर नए सिरे से फिर हमें इलेक्शन कराना पड़ता है उसमें फिर से अगेन उतना खर्चा, उतनी मशीनरी लगती है। तो ये एक जो है बर्डन है इंडियन एक्सचेकर पे, क्योंकि हमेशा जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है एक से ज़्यादा सीट्स पे कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस। तो इसी ज़मन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से बताया कि आप इस लिमिट को 1 सीट तक महदूद रखो, कि एक कैंडिडेट सिर्फ 1 सीट से कॉन्टेस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे बैन होना चाहिए एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स, ठीक है। एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स बैन इसलिए होना चाहिए और वो कब कंडक्ट किए जाएंगे और उनका रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का, उनको भी रेगुलेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बोला कि इससे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं वो फेजेस में होते हैं। पूरी कंट्री में एक साथ एक ही दिन में इलेक्शन ख़त्म नहीं होती, अलबत्ता फेजेस में होते हैं, डिफरेंट डेज डिफरेंट प्लेसेस पे इलेक्शन होता है। और जो एग्जिट और जो है ओपिनियन पोल है उससे क्या होता है, वोटर्स के जो थिंकिंग है, वोटर्स के जो डिसीजन है उस पे असर पड़ता है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए बोला गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स को बैन करना चाहिए। अब हम पहले देखेंगे बैकग्राउंड क्या है। देखो, पार्लियामेंट में एक एक्ट बना दिया गया था जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना दिया गया था। लेटेस्ट वन इज 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, RPA 1951, जो कि सिलेबस में भी है। इस एक्ट में ये डील करता है इसी के साथ, इलेक्शंस और इलेक्शन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके साथ डील करता है। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 33 सब क्लॉज 7, ठीक है। ये सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 आपको याद रखना पड़ेगा। जो सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA एक्ट 1951 का है, ये हमें बताता है कि जो एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट कितनी सीट से लड़ सकता है, मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट से लड़ सकता है,
ठीक है। तो जब भी डिफरेंट पार्टीज, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम में जो भी पार्टी होती है इंडिया की, वो टिकट्स देती है ना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हमारा जो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसका जो सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 है वो हमें बताता है जो एक कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 2 सीट से लड़ सकता है इलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे आरपीए में है। बेसिकली 1996 तक जो है एक कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा, इससे 2 से भी ज़्यादा सीट्स पे इलेक्शन लड़ता था, लेकिन 1996 के बाद जो है इसमें चेंज लाया गया, आरपीए में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंज लाया गया और इसका लिमिट 2 तक कर दिया गया, 2 सीट्स तक। अदरवाइज उससे पहले 2 से भी ज़्यादा सीट से इलेक्शन लड़ा जाता था, ठीक है। और ये फैक्टर, ये सेक्शन को यूज़ करते हुए सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 ऑफ आरपीए, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं काम, वो 1 से ज़्यादा सीट, 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ते हैं। क्यों? या तो वो अपोनेंट जो उसकी अपोजिट पार्टी होती है उसके वोट्स कम करने के लिए, या अपनी पार्टी का जो पावर है अक्रॉस द कंट्री दिखाने के लिए, ठीक है, या किसी रीजन में इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए जो पॉलिटिशियंस है, या अपोनेंट्स के वोट्स को डिवाइड करने के लिए, डिफरेंट अपोनेंट्स के वोट्स को डिवाइड करने के लिए। ऑब्वियसली जब ये दूसरी सीट पे भी उठेगा इसको कुछ ना कुछ वोट्स तो दे देंगे लोग, तो वो वोट्स कहाँ से करते हैं, वो दूसरे पार्टीज के वोटर्स से करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब के लिए ज़्यादा पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं इसको, ये जो कि 2 सीट से कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 को एक्सप्लॉइट किया किन्होंने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिशियंस ने। अब इश्यूज क्या है इससे, इश्यूज क्या है इसके, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों अलाउ नहीं होना चाहिए एक कैंडिडेट का 2 सीट्स पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। सबसे पहली बात, 1 एक्ट निगेट्स अदर। ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है 2 सीट्स पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, लेकिन ये किसी और एक्ट को फिर ख़त्म ही करता है, उसके असर को ही ख़त्म करता है। बेसिकली जो आइडिया है हमारे जो यहाँ पे ये रखा गया है कि कोई कैंडिडेट जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। नो कैंडिडेट कैन रिप्रेजेंट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। लेकिन सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 जो है आरपीए का, वो बोलता है कि आप जो है 2 सीट्स एट मैक्सिमम 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 70 जो है, सेक्शन 70 ऑफ द जो सेम एक्ट है वो बोलता है कि जो कैंडिडेट है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। एक लोकसभा में या स्टेट असेंबली में वो एक ही कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ये सेक्शन 70 बोलता है। अब जब एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो वो फिर कैसे दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन कंटेस्ट करता है? तो दैट मीन्स जो आर्टिकल सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 है और सेक्शन 70 है वो एक दूसरे के ऑपोजिट सेक्शंस है फिर, है ना। 33 सब क्लॉज 7 इजाज़त देता है कि आप 2 सीट्स पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन सेक्शन 70 बताता है कि आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो एक साथ। तो ऑब्वियसली फिर आपस में ये 1 एक्ट निगेट करता है दूसरे को। इसके बाद क्या इशू एक और है, बाय इलेक्शन जो है, जो बाई इलेक्शन का मतलब होता है जब फिर दोबारा हम इलेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब वडोदरा एंड वाराणसी 2 सीट से इलेक्शन लड़ा, दोनों उन्होंने जीता, और उसके बाद उन्होंने 1 सीट ले ली पार्लियामेंट में, लोकसभा में उन्होंने 1 सीट ले ली, दूसरी सीट वैकेंट हो गई, उसका इलेक्शन फिर से कराना पड़ा। तो फिर से जब इलेक्शन कराना पड़ा, फिर से उतने पैसे लगे, फिर से मशीनरी लगी, फिर से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लगी, तो उसमें कौन सा पैसा लगता है? उसमें लगता है टैक्स पेयर्स मनी, आम लोगों का पैसा, जो आम लोग टैक्स पे करते हैं उन्हीं का पैसा लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वडोदरा एंड वाराणसी से इलेक्शन लड़ा था और दोनों जीते थे। फिर उन्होंने अपनी सीट जो है वडोदरा की वो उन्होंने वैकेंट कर दी, उन्होंने फिर अपनी सीट रखी कौन सी वाली, वाराणसी वाली। फिर उसके बाद लैक्स ऑफ टैक्स पेयर्स रुपीज़ जो है वो लगे फिर से बाय इलेक्शन करने के लिए। तो जब भी बाय इलेक्शन करना पड़ता है फिर उसमें हमें आम लोगों के पैसे ज़ाया होते हैं, इसलिए ये सही नहीं है कि एक कैंडिडेट जो है वो 2 जगह से इलेक्शन लड़े।
और जब 1994 से पहले, जैसे मैंने आपको बताया 1996 से पहले, जब कैंडिडेट 2 से भी ज़्यादा सीट से इलेक्शन लड़ सकते थे, तो उस टाइम आप सोचो कितना बर्डन होता था, कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। उसके बाद है वोटर्स लूज इंटरेस्ट, ये भी एक इशू है इससे। एक तो हमने देखा कि फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, उसके बाद हमने देखा कि ये खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि जब एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो वो 2 सीट से लड़ कैसे सकता है इलेक्शन। अब तीसरा है कि वोटर्स जो है उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। कैसे? जैसे रिपीटेडली इलेक्शंस होते हैं और वो अननेसेसरी होते हैं और कॉस्टली भी हो जाते हैं, तो अब वोटर्स का भी इतना ही कहाँ काम है, वो बस इन्हीं को वोट देते रहेंगे और पार्टीज का भाषण सुनते रहेंगे, तो वो इलेक्शन वो जो है इंटरेस्ट भी लूज करते हैं। तो इस वजह से ये देखा गया जब बाई इलेक्शन होता है, जब दूसरी बार फिर से इलेक्शन होता है, तो वोटर टर्नआउट कम होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट फेज। जो पहले इलेक्शन हुआ होता है उससे कम ही वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग के लिए। ठीक है, अब क्या कोई जो है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस है कि चलो ठीक है, एक कैंडिडेट है 2 इलेक्शन सीट से इलेक्शन लड़ेगा, तो क्या फेवरिंग पॉइंट्स है? देखो, इसमें ये पहला फेवरिंग पॉइंट है कि वाइडर चॉइस द पॉलिटी एज वेल एज कैंडिडेट्स। देखो, इसमें अगर आप लोग जब वोट डालते हैं उनके पास चॉइस ज़्यादा होती है। कैंडिडेट जब ज़्यादा होते हैं तो लोगों के पास अच्छा लीडर चुनने की चॉइस ज़्यादा होती है, और इवन कैंडिडेट्स के पास भी चॉइस ज़्यादा होती है। वो जहाँ पे मतलब उनको चॉइस ज़्यादा मिलती है कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब अगर ये हमने ख़त्म कर दिया, इससे जो है जो राइट्स है कैंडिडेट्स के, जो इलेक्शन लड़ते हैं पॉलिटिशियंस, उनके राइट्स हम ख़त्म कर रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं। ठीक है, वो बात भी सही नहीं है, उनको भी चॉइस मिलना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 जो है उसको क्या करो, अमेंड करो, चेंज करो। क्यों? उसमें ये रखो कि एक कैंडिडेट जो है वो एक ही सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। रिकमेंड किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसने 2004 में भी, 2010 में भी, 2016 में भी और 2018 में भी ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है उसको रिकमेंड किया था। फिर इन्होंने ये भी बताया था अगर एक सिस्टम होना चाहिए, अगर कोई कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 सीट से इलेक्शन लड़ता है और दोनों जीतता है, जीतने के बाद जब वो वैकेंट करता है एक सीट, और जब बाय इलेक्शन होता है जितना भी खर्चा बाय इलेक्शन में होता है वो उस कैंडिडेट से लेना चाहिए। ये इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि बाय इलेक्शन का खर्चा उसी कैंडिडेट से ले लो। फिर ये हम रख सकते हैं स्टेट इलेक्शन के लिए, जो स्टेट इलेक्शन है उसके लिए 5 लाख रख सकते हैं, और लोकसभा के लिए 10 लाख रख सकते हैं जो है बाय इलेक्शन का खर्चा। फिर ये उसी कैंडिडेट से ले लेंगे जो वैकेंट सीट करता है। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, यहाँ पे हमारा जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एक जो है प्रिंसिपल है, वो है 1 पर्सन 1 वोट। आपको पता है एक पर्सन के पास, हर एक पर्सन के पास एक वोट होता है। जो भी 18 ईयर से अब वो अडल्ट होता है ना, उन सबके पास हर एक पर्सन के पास एक वोट होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। तो वे फॉरवर्ड यही कि हम इस प्रिंसिपल को बढ़ाकर ये रखें 1 प्रिंसिपल 1 वोट 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि अगर एक इंसान सिर्फ एक वोट दे सकता है तो एक कैंडिडेट को सिर्फ एलो करो आप एक सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अगर आप एक पर्सन एक वोट दे सकता है तो फिर सेम मैनर में एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही सीट पे एलो करो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये था मुद्दा जो कि न्यूज़ में बहुत टाइम रहा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था लॉ मिनिस्ट्री को, आप इसमें जो है गौर करो और इसमें चेंज लाओ। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स पे जो है बंद करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए, बैन करने के लिए क्यों कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और ये होते क्या है। आपको याद रखना है, जो ओपिनियन पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है जब इलेक्शन होना होता है, इलेक्शन होने से पहले एक प्री इलेक्शन सर्वे होता है। ओपिनियन पोल एक प्री इलेक्शन सर्वे होता है, दैट मीन जब इलेक्शन अभी नहीं हुआ है, उस इलेक्शन होने से पहले जो सर्वे होती है, क्या सर्वे होती है, उसमें हम जो वोटर लोग होते हैं ना, जो आम लोग होते हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं।
इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज से व्यूज जानते हैं उनके। देखो हम ओपिनियन पोल, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हो गई ओपिनियन पोल देखने के लिए, उनने बहुत सारे जो है वोटर्स के व्यूज गैदर किए। वो जाते हैं डिफरेंट इलाकों में, ठीक है, फिर पूछते हैं लोगों से, फिर डिफरेंट जो हाई पोस्ट पे लोग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ताजर लोग होते हैं, वुमेन एक्टिविस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, या आम लोग होते हैं, वो प्री इलेक्शन सर्वे करते हैं और गैदर करते हैं डेटा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, जो प्री इलेक्शन सर्वे होता है उसको हम ओपिनियन पोल बोलते हैं, ठीक है, ओपिनियन पोल बोलते हैं। अब जो एग्जिट पोल होता है वो क्या होता है, जब लोग वोट डालने जाते हैं, जब इलेक्शन के डेट आते हैं और लोग वोट डालने जाते हैं, तो जो ही वोट डाल के लोग आते हैं, इमिडिएटली आफ्टर पीपल हैव वोटेड, ये कंडक्ट किया जाता है एग्जिट पोल, और इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो आम शहरी, जो लोग वोट दे के आए, उनका क्या राय है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा भी गैदर किया जाता है। तो ओपिनियन पोल का डेटा भी होता है, एग्जिट पोल का भी डेटा होता है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन क्यों इसके खिलाफ है, दोनों जो ये पोल्स है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इसके खिलाफ है। देखो क्या होता है, जब प्री इलेक्शन सर्वे करते हैं, ओपिनियन पोल क्रिएट करते हैं, कभी क्या होता है, जो ये एजेंसीज करते हैं उनको जो बड़े पॉलिटिशियंस है एक हैफ्टी अमाउंट दे सकते हैं पैसे, और बोलेंगे कि अगर हमारे हक में मतलब ज़्यादा लोग बोलते हैं, इसको आप पब्लिक करो। और जब पब्लिक में ये बात आती है कि इस बार फॉर एग्जांपल इंडिया की बात, इस बार इंडिया में फॉर एग्जांपल बीजेपी की लहर है, इस बार इस स्टेट में आम आदमी पार्टी की लहर है, और लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छी है, या लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। तो जब प्री पोल सर्वे ने ये दिखाया, अब मुझे बताओ, जो किसी और पार्टी को वोट देने का सोचा होगा, वो 10 बार फिर सोचेगा, वो बोलेगा अगर यहाँ पे ये लहर चल रही है, क्यों ना मैं भी इस लीडर के पास जाऊँ और बोलूँ कि या उसके वर्कर्स के पास जाऊँ, मैं भी आपको ही वोट करूँगा। तो ये एक क्या करता है, लोगों के दिमाग पे असर डालता है, और उससे वो डिसीजन मेकिंग में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसे मनी पावर का यूज़ करके इन ओपिनियन पोल्स को क्रिएट किया जा सकता है। मनी पावर का, पैसों का यूज़ करके, जो पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका यूज़ करके पब्लिक के जो है ओपिनियन है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले होता है। अब एग्जिट पोल क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल डिफरेंट डेज पे डिफरेंट जगह पे इलेक्शन होते हैं, अब 2-3 जगह पे हो गए इलेक्शंस। अब ये दूसरी जो न्यूज़ एजेंसी या कोई भी होगा, एग्जिट पोल वाली एजेंसी, वो गई, जो ही लोग वोट दे के आ गए, उनसे एग्जिट पोल के लिए पूछा आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कौन आएगा, ठीक है। तो जो ही उन्होंने बोल दिया, अब डिफरेंट इलाकों में अभी डिफरेंट फेजेस में इलेक्शन होने को है, अभी वो कंप्लीट नहीं होता है इलेक्शन, कुछ एरियाज में कंप्लीट इलेक्शन हुआ और उनसे एग्जिट पोल वाले गए पूछने। अब जब ये पब्लिकली हो जाता है, अभी कुछ फेजेस बाकी होते हैं, बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन होना बाकी होता है, तो एग्जिट पोल का जब रिजल्ट लोग देखते हैं, तो वहाँ जो अभी पेंडिंग होते हैं इलेक्शंस, अभी नहीं हुए होते हैं, वहाँ के लोगों का जो डिसीजन है वो भी चेंज हो जाता है इन एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स को देख के। वो सोचते हैं कि ओ अच्छा, दैट मीन्स कि अगर वो वोट दे के आए लोग और उनका कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी, इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस आएगा, इनका कहना है इस बार भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में आएगी, तो फिर वो बोलते हैं नहीं, हमें भी फिर क्या करना चाहिए, हमें भी वोट उन्हीं को देना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है, कोई अगर आम शहरी इंडिया का चाहेगा कि कंटेस्ट करे वो इलेक्शन, उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो कभी भी पावर में नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर मनी पावर का यहाँ पे रोल आ गया, या ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ने ऐसा असर किया, ऑब्वियसली उससे तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पे, लोगों के ओपिनियन पे असर होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका ये कहना है कि हम बिल्कुल इसके खिलाफ है, ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे मेन पिलर क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी होगा जब इलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथली चलेगी, और ये जिम्मा सब किसका होता है, ये जिम्मा रखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके साथ आर्टिकल 324 डील करता है।
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हमेशा ये बोलती हैं कि ओपिनियन और एग्जिट पोल जो होते हैं ना वो मोटिवेटेड होते हैं और स्पॉन्सर्ड होते हैं बाय देयर राइवल्स। जो बाकी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती है, स्पॉन्सर, वो पैसे देती है उस एजेंसी को कि आप जी पब्लिक में ये बोलो कि एग्जिट पोल ये दिखा रहा है या ओपिनियन पोल ये दिखा रहा है। उससे क्या हो जाता है, उससे जो एक अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है पब्लिक का, जो वोटर्स होते हैं उनका। तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, विदाउट एनी जो है पावरफुल या मनी पावर या जो है रूलिंग पार्टी पावर का कोई भी प्रेशर ऐसा ना हो जिससे कि थोड़ा सा भी दिखे कि हमारा जो इलेक्शन वो फेयर नहीं है। और लोग इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि वो वोट दे सकते हैं और वोट से वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, उनको चुन भी सकते हैं। तो इसका तभी जो ये पावरफुल माने रखता है ये पावर लोगों का, जब इलेक्शन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी और एग्जिट पोल्स एंड ओपिनियन पोल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। तो I wish you all the best. Do write in the comment section if you want to continue this series of current affair of polity. So I will get these lectures on the daily basis then. So I wish you all the best. Take very good care of yourself.